सोशल मीडिया वासियों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। 4-5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को याद होगा कि जो तस्वीर आप देख रहे हो, इस तस्वीर में विकास लालवानी, इनकी पत्नी रूपा लालवानी और इनकी बिटिया है काव्या 4 साल की। रूपा लालवानी कहीं चली गई थी, ये बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए गए थे। घर से बच्ची का ही जो कुछ सोने की चीज़ें बनवा रखी थी इन्होंने, पायल वगैरह थी बच्ची की, वो भी लेके वो फरार हो गई थी। अब विकास लालवानी ने फिर से मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने बताया है कि रूपा ने किसी और शख्स से शादी कर ली। रूपा की उम्र है 23 साल और जिस शख्स से शादी की है उसकी उम्र है 40 साल। 5 महीने से ये रूपा घर से लापता थी। अब दोबारा जब पुलिस ने भी इनके बारे में पता लगा एक मोबाइल और वो चलाती थी, अपने जीजा से वो बातें किया करती थी पिछले 3 महीने से, और जीजा के ही कहने पर वो घर से फरार हुई। 10 दिसंबर 2025 को वो लापता हुई थी। अब विकास को पता लगा है कि किसी से उसने शादी कर ली, ना ही मुझसे डिवोर्स लिया और ना ही मुझसे कोई बात की, बस अब उसी के साथ रहती है। ये उसके पति हैं जो आप तस्वीर में देख रहे हो, ये रूपा है। अब विकास का कहना ये है, मेरे से कई दिन से ये मुझसे बात करना चाह रहे थे, मैं आपको कुछ चीज़ सुनाता हूँ पहले। भैया 5 महीने के बाद सबूत मिला है, मेरे को मेरी बेटी को छोड़ के इस आदमी से शादी की है जो 40 साल से उम्र के ऊपर का आदमी है। मेरी वाइफ की उम्र है सिर्फ 22 या 23 साल की मेरी वाइफ है, और इसका हाथ है, इसका जीजा है धर्मवीर, वो ही मेरे घर से मेरी बीवी को बहका के फुसला के इसकी बातों में आके और इस आदमी के साथ शादी करवाई। अजमेर शहर में राजस्थान में ब्यावर सिटी है, वहाँ पे शादी करवाई इन दोनों की। ऐसी पागल लड़की है, इसके पीछे इतना पागल लोग है जो अपनी बेटी को याद भी नहीं करती है। जो 9 महीने अपने पेट में रखा, पाला पोषा, 4 साल की बस हो गई, इसको छोड़ के इस आदमी के साथ शादी की है। बताओ, मेरी बेटी देख लो, मासूम सी 4 साल की, अपनी माँ के लिए दुआ करती है मंदिर में जाके कि मेरी माँ आ जाए, मेरी माँ आ जाए। अब मेरी बेटी को क्या मालूम कि मेरी माँ ने क्या काम किया है जो मेरे को छोड़ के इस पागल आदमी के साथ। काफ़ी बातें मुझसे उन्होंने की, परेशान है बच्ची को लेके, काम भी करते हैं, बच्ची को भी संभालते हैं। अभी बच्ची बुआ के पास है, सोच रहे थे आ जाएगी। इनका कहना है, जो इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने बताया कि मुझे ये मालूम भी नहीं कि वो किसी से बात करती थी, मुझे मालूम भी नहीं कि उसके पास एक और छोटा मोबाइल था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है उसके बारे में। बस मैं तो बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए गया था, जब मैं वापस आया तो वो घर पे नहीं मिली। अब 5 महीने बाद पता चला कि उसने किसी और से शादियां कर ली। तो सतर्क रहें, होशियार रहें, ऐसी चीज़ों को, ऐसी घटनाओं को मद्देनज़र, जो आप लोगों को देख रहे हो, सुन रहे हो। माहौल बहुत ही ख़राब चल रहा है आजकल। बहुत बातें बताई भैया, रोने लगा, बात बताते रोने लगता है। पहले भी ऐसे ही, जिसको पत्नी से मोहब्बत होती है आंसू टपक पड़ते हैं, किसी शख्स से मोहब्बत होती है उसकी जुदाई में आंसू टपक पड़ते हैं। और आज की माओं को नहीं नज़र आ रहा कि हमारी बेटी कितनी बड़ी है, हमारे बच्चे कितने बड़े हैं, मार दे रही हैं, छोड़ के जा रही है। ज़रा से कोई प्यार मोहब्बत से बात कर ले, फिर उसके बारे में सोचना ही बंद कर देती है कि कौन है, क्या है, कैसे है, मेरे बच्चे भी है, मेरा पति है, मेहनत मजदूरी करके सारे काम कर रहा है, अच्छे स्कूल में बच्ची का एडमिशन करा रखा, सब कुछ करने के बावजूद, सब कुछ मिलने के बावजूद भी पति को छोड़ के जा रही है। 40 साल के किसी व्यक्ति से इन्होंने शादी की है। ये अकेली एक घटना नहीं है जिसमें पत्नियां तलाक तक भी नहीं दे रही। ये हमारा कानून भैया, पता नहीं कैसा, क्या करूं, क्या बताऊं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा इस मामले में कि पति को छोड़ के किसी से भी शादी कर सकती है, करनी है, भाग रही है छोड़ के पति को भी, बच्चों को भी। माँ का तो ऐसा कलेजा होता है, बच्चे को उफ भी हो जाए तो पता नहीं क्या कुछ कर गुजर सकती है माँ। आजकल की कुछ माँओं ने माँ के नाम को ही कलंकित करके रख रखा है। आज ये भाई परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कई दिन से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मेरी बात हुई इनसे, इन्होंने सारी बात बताई कि भैया वो तो किसी और से शादी करके कहीं रह रही है। आपका क्या कहना है ऐसी महिलाओं के ऊपर? इनका कहना ये है कि वो वापस की बात नहीं कर रही है, ये कह रहे हैं सिर्फ वीडियो बना दो और वीडियो बना के समाज को एक मैसेज दे दो कि ऐसा भी ये लोग कर सकती हैं। बेटी मंदिर में जा के दुआएं करती है, प्रार्थना करती है कि मेरी माँ वापस आ जाए। उस बच्ची को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कहाँ चली गई, उसको ये भी नहीं मालूम। उसको नहीं मालूम कि उसकी माँ ने कितना बड़ा एक जुर्म कर दिया, जिस जुर्म की भरपाई सारी ज़िंदगी वो बेटी भुगतेगी, उसका वो बाप भुगतेगा, उसके जो परिवार के लोग हैं वो भुगतेंगे, उसके मईके वाले तक भुगतेंगे। अपनी खुशी के लिए वो सब कुछ त्याग करके एक 40 साल के व्यक्ति के साथ शादी करके अब रह रही है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अकाउंट की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहो, आबाद रहो जहाँ भी रहो, और घर परिवार का भैया ख्याल रखो। ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन ने घर में रहते हुए कौन क्या करता है। मेरे पीछे हज़ारों की तादाद में बैग रखे हुए हैं, यहाँ हज़ारों की तादाद में। ये बैग जो हैं वो हाजियों के बैग हैं सब। अभी दिखाता हूँ आपको सभी, रुकिए। कुछ यहाँ है, सभी हाजियों के बैग हैं। और एक ख़ासियत बताऊं आपको इन बैगों की, बहुत सारे हैं यहाँ पर भी और अभी उधर है, बाहर है। मैं आपको एक ख़ासियत बताऊंगा, अभी रुको, सुनिएगा ज़रूर। किसी का भी आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ किसी के भी बैग में ताला नहीं मिलेगा आपको, चाहे जितने मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लटक रहे सब के ऐसे ही, सब ढूंढ रहे हैं अपने अपने। ये सब हाजियों के बैग हैं। अभी बाहर भी हैं बहुत सारे, और दूसरी जगह एक और है, वहाँ पर भी है। लेकिन किसी के भी बैग में ताला लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको। और इनके अंदर कीमती सामान है, ऐसा नहीं कि ये खाली है, सब के अंदर कीमती सामान बंद है। ये रखे बहुत सारे, वहाँ तक है, दूर तक, बहुत दूर तक उधर। लेकिन कोई भी, ये देखिए, किसी के भी बैग में ताला नहीं लगा हुआ नहीं मिलेगा, सभी खाली वही मिलेंगे, बिना ताले के। कोई लोग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कोई भी किसी का सामान निकाल नहीं सकता, किसी का बैग खोल के नहीं देख सकता। इन सब के ऊपर नंबर पड़े हुए हैं, जैसे ये नंबर है ना ऊपर, ये सब के ऊपर नंबर है। जिसका भी बैग है उसके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं इनके ऊपर, वही उठाएगा, वही ले जाएगा। ढूंढ रहे हैं सब अपने अपने बैग, सब लोग अपने अपने नंबर चेक कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। कोई भी यहाँ से किसी का सामान इधर से उधर नहीं करता, कोई भी किसी का चैन खोल के नहीं देखेगा कि किसके अंदर क्या सामान है। कीमती सामान इन बैगों के अंदर बंद है, और ये सब हज से आए हुए लोग हैं। देख रहे हैं आप, ये यहाँ का कानून है, इसको कानून कहते हैं। और यही मंज़र अगर अपने यहाँ पे होता तो कमेंट करके बताना भाई लोगों, क्या होता। यही मंज़र अपने यहाँ पे होता तो इन बैगों का क्या हश्र होता और क्या कुछ यहाँ पर हो गया होता। कमेंट करना सभी। हर किसी के ऊपर उनका नाम और नंबर लिखे हुए हैं। बहुत एक दौर था, जैसे ही बेटियां सियानी होती थी, घर परिवार के लोग, माता पिता भाई, नजर रखनी शुरू कर देते थे कि बेटी सियानी हो गई, कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले, कहीं बहक ना जाए, इज्जत को नीलाम ना कर दे। बेटियों पर नजर रखते थे जैसे ही जवान होनी शुरू होती थी। आज भी वही दौर है, आज भी बेटियां सियानी होती हैं, आज भी घर परिवार के लोग नजर रखते हैं, आज भी वही खौफ इनके अंदर बना हुआ होता है बेटी के जवान होने के बाद। लेकिन कुछ बदलाव आ गए। आज सिर्फ बेटी पर नजर रखने की जरूरत नहीं है, बीवी पर भी नजर रखने की जरूरत है, जैसा आज का माहौल है। मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी भी लगती हैं, गलत भी लगती हैं, मुझे उल्टा सीधा कहते भी रहते हैं मेरे इनबॉक्स में। मैं सभी को जवाब नहीं देता, किसको क्या जवाब दूं। देखते दानिश सबके सामने मैं खुद हर रोज पेश करता हूं ऐसी ऐसी चीजें बेवफाई की जो पत्नियां पतियों के साथ और पति पत्नियों के साथ कर रहे हैं। बोल देते हैं कि औरत को बोलते हो, भाई उनके साथ मर्द भी होता है। कितनी बार मैं बोल चुका, उनके साथ बिना मर्द की औरत कुछ भी नहीं करेगी, उसके बस की नहीं है कुछ करना, अकेली वो कदम नहीं उठा सकती। अभी एक हाल ही में एक घटना हुई, ये बिलासपुर में घटना हुई। बिलासपुर का सकरी थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है सैदा। एक हेडमास्टर है यहाँ, 49 साल इनकी उम्र, शिव कुमार कामले। इनकी पत्नी है रीना, 2 बेटियां हैं और एक नाबालिग इनका बेटा है। अपना घर में ठीक ठाक रहते थे, हेडमास्टर है, घर परिवार सही चल रहा था। एक हफ्ते पहले ये सैदा में आकर रहे थे, इससे पहले ये कहीं और रहते थे। कहीं और जो रहते थे वो मकान खाली करने की जो वजह, इनकी पत्नी का प्रेम प्रसंग एक देवेंद्र बघेल नाम के लड़के से।
वहाँ छीछी हुई ज़्यादा, मोहल्ला छोड़ के दूसरी जगह आके रहने लगे, एक गाँव में आके रहने लगे कि यहाँ अनजान लोग हैं, आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन पत्नी ने क्या किया, यहाँ पर भी उसको बुला लिया, मिलना चिलना शुरू कर दिया। देवेंद्र को इनको पता लगा, शिव कुमार को, पति को, इन्होंने सिम कार्ड तोड़ दिया। अब सिम कार्ड को ही लेके वो लड़का नया सिम कार्ड लेके रीना के पास आया था। शिव कुमार ने देख लिया, इन्होंने बंद कर लिया उसको, नीचे का ताला लगाया, ऊपर लेके कमरे बंद करके बहुत मार पिटाई की। इस दौरान रीना जैसे तैसे करके घर से निकली, सीधी थाने में पहुंची। ये जो सकरी थाना है, सकरी थाने में पहुंची। आशंका थी कि कुछ अनहोनी हो जाएगी आज। कंप्लेन दर्ज कराई, वहां से पुलिस टीम आई। थाना प्रभारी है ये उमेश साहू, अपनी टीम को लेके यहाँ के आए। मंजर भयानक था वहां, मार चुके थे उसको, नाबालिग बेटे ने और बाप ने, दोनों ने मिलकर उसको मार दिया, केबिल से गला घोट के मारा। दोनों फरार हो गए, फिर बाद में गिरफ्तार भी हो गए। किसकी वजह से हुआ ये सब कुछ? बाप बेटे को शौक था जेल में जाने का? नहीं ना, बदनामी से बच के यहाँ पे आए, नहीं रहा गया। 27 साल का लड़का है जिसको मारा। रीना 50 के आसपास की ये भी है। मोहब्बत 2 साल से करते थे आपस में। वहां ज्यादा इनकी बदनामियां हुई, ज्यादा ही लोगों ने कुछ कहा, वो मोहल्ला छोड़ के अब यहाँ दूसरे गांव में आकर रहने शुरू कर दिया था इन्होंने। यहाँ भी नहीं मानी और कत्ल हो गया ये। मैं फिर से कहता हूं भाई, बुरा मत माना करो। आज का जो दौर है और ये जो हमारे हाथों में दे रखा है मोबाइल, इन्होंने बहुत सारे घरों को खराब कर रखा है। नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पति नहीं कर सकता वो जो प्रेमी कर सकता है। प्रेमी रोज आई लव यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट रोज करेगा, हर हाल में उसके हालात पूछेगा, सब कुछ करेगा। पति नहीं कर सकता, उसको है ही नहीं इतनी फुर्सत। वो घर को चलाए या तुम्हारे आई लव में रहे, हर घंटे हर मिनट 2-2 3-3 घंटे तुमसे पति बात नहीं कर सकता, प्रेमी कर सकता है। उसके पास इतना टाइम है, वो निकालेगा आपके लिए। और उस प्रेमी को ही आप पति बना के देख लो तो तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चल जाएगा। वो भी तुमसे इतनी लंबी बात नहीं करेगा। फिर जब तक औरत को मर्द हासिल नहीं कर लेता तब तक वो सारे हथकंडे अपनाता है, सारे जितने भी होते हैं। हासिल करने के बाद तू कौन और वो कौन। समझदारों को इशारा ही काफी है, और फिर भी ना समझे तो बर्बादी के अलावा इसमें और कुछ नहीं रखा। खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो। रीना ने जो बयान दिया है, रीना ने कहा है कि साजिश के तहत शिव कुमार ने कहा था कि देवेंद्र को बुला, और उसने मुझसे फोन करके बुलवाया यहाँ, और साजिश के तहत इस लड़के को मारा गया है। बताओ कितनी बड़ी बात है। पति की नहीं, उसकी तरफदारी है अभी भी, प्रेमी की। मोहब्बत ऐसी चीज है। खुश रहो भैया। इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे कहानी पे आते हैं, क्योंकि कहानी जरा लंबी हो सकती है, तो मैं सोचूं थोड़ी सी इसमें एक ही में हो जाए पूरी। भाई का कमेंट है, यही तो इस्लाम की खूबसूरती है जनाब। सही कह रहे भाई। खैर, बिहार में पड़ता है वैशाली जिला। वैशाली जिले का एक गांव पड़ता है हरप्रसाद गांव। ये किसी बंदे के नाम पे इस गांव का नाम रखा हुआ है। इस गांव के रहने वाले शिव कुमार की पत्नी, 2 इनकी बेटियां, एक बेटी 9 साल की, एक बेटी 13 साल की। जिस मकान में ये रहा करते हैं, इन्हीं के सामने दूसरा मकान है शिव कुमार के भैया का। वहां उनकी पत्नी, वो लोग रहते हैं बच्चों के साथ। मकान का मेन गेट एक ही है। अंदर चल के, गाँवों में बड़े बड़े मकान होते हैं, घेर भी बोल देते हैं, घेर अलग होता है जानवर बांधने का, बड़ी बड़ी जगहें होती हैं गाँवों में। इसी तरह का इनका बड़ा मकान है। एक तरफ भाई रहता है, एक तरफ ये रहते हैं, एक ही मकान के अंदर, अलग अलग घर है। शिव कुमार के पास काफी जमीन है, खेती किसानी का ये काम करते हैं। बेटियां स्कूल जाती हैं। एक रिश्तेदारी से शादी का कार्ड आया शिव कुमार के यहाँ। विद फैमिली इनको शादी में जाना था। पत्नी से कहा, बच्चों से कहा तैयार होने के लिए। बच्चों ने मना कर दिया कि हमारी तो पढ़ाई चल रही, तुम हो गया जाओ पापा। अब ये पत्नी को लेकर अपना शादी में चले गए। एक रात वहां पे रुके। अगले दिन शाम को ये अपने घर आए। जैसे घर आए, घर आने के बाद घर का जो इन्होंने मंजर देखा, बड़ा ही खामोश। घर के अंदर मोहल्ले के भी कुछ और लोग, इसकी चाची, चाचा, वो लोग, जो 13 साल की लड़की, वो भी वहीं पे बैठी। अब ये घबरा गए, घर में क्या हुआ अचानक से, जो हम तो वहां गए हुए थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ। घर परिवार के लोगों ने बताया कि 9 साल की जो बच्ची है करीना, उसका कल से कुछ भी पता नहीं, ढूंढते फिर रहे उसे।
अब ये भी परेशान, करीना से बहुत प्यार करते थे, छोटी वाली बेटी से। जब ये खेत वेत पे से आते तो करीना इनको पानी वानी दिया करती थी, वही कभी इनकी गोद में बैठ जाया करती थी। बाप बेटी में इनमें बड़ी मोहब्बत थी। अब ये परेशान हो गए कि करीना कहाँ है। घर परिवार के लोगों ने कहा, कुछ मोहल्ले के थे कि कंप्लेन कराने चले, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि आ जाएंगे तो चलेंगे। ये लोग कंप्लेन करा के पुलिस एक्टिव हुई, ढूंढना शुरू किया। घर के लोगों से पूछा पुलिस ने, उन्होंने बताया कि स्कूल गई थी, स्कूल से घर वापस नहीं आई। पुलिस स्कूल में गई, स्कूल में पता लगा हाँ स्कूल आई थी और रोज की तरह जिस टाइम स्कूल की छुट्टी होती है उस टाइम स्कूल से चली गई थी। अब गांव में सीसीटीवी कैमरा कहीं है नहीं स्कूल से घर तक। जो इसके साथ दोस्त खेलते थे उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ हमारे साथ घर तक तो आई थी, वो यहाँ तक आई थी, हम तो खेलते कूदते घर तक आए, स्कूल से घर तो आई थी। अब पुलिस परेशान कि ये कह रहे घर आई थी, वो स्कूल वाले कह रहे आई थी, घर वाले कह रहे घर नहीं आई, घर वाले मना कर रहे घर नहीं आई। अब पुलिस भी परेशान, सोचा बच्चों को कुछ गलत फहमी हो गई, घर में गई थी, क्यों घर वाले क्यों मना करने लगे। इधर पुलिस परेशान, इधर घर वाले परेशान। एक दिन और गुजर गया ऐसे ही। इनके घर से कुछ दूरी पर एक केले का बाग है। वो बाग वाला अपने खेत में गया, वहां उसने उस बच्ची की लाश पड़ी हुई देखी, और लाश की जो हालत थी उसकी उंगलियां कटी हुई थी, चेहरा जला रखा था। 9 साल की बच्ची, उसकी चीखें निकल गई देखते ही। दौड़ के गांव में आया, गांव में इत्तला दी, गांव के लोग वहां पे इकट्ठा हो गए, देखा तो ये तो करीना है। अब इसके माता पिता कोई पता लगा, वो भी बदहवास। पुलिस को बुला लिया गया, पुलिस ने डेड बॉडी कब्जे में ली, उंगली उसकी कटी हुई थी, चेहरा जला रखा था। अब गांव से एक ही बच्ची गायब थी, उन्हीं की। गांव में चर्चा हो गई थी कि एक बच्ची इस तरह से 9 साल की गायब है, कि तो करीना ही है, और कोई हो नहीं। शिनाख्त मिटाने के लिए चेहरा फिर भी उसका जला हुआ था, सबको यही अंदाजा कि करीना ही है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, इधर पुलिस अब पूछताछ में लग गई। अब पुलिस के समझ में आया कि बच्चे कह रहे थे करीना जो घर में घुसी थी, घर वाले कह रहे करीना घर नहीं आई। अब ये डॉग स्क्वायर और जो फोरेंसिक वगैरह ले ला के अपना घर में पहुंचे और इस घर की छानबीन करने लगे। एक कमरा बंद पड़ा हुआ था, उस कमरे को खोला। कमरा खोलने के बाद इन्होंने देखा तो वहां दीवारों पर खून की छींटें मिली, कुत्ता जो था उनका वो अपना भौंकने लगा वहां। पुलिस ने उस कमरे का जायजा लिया। उस कमरे में एक बिस्तर पड़ा हुआ था, उस बिस्तर को तकिए को उठा के देखा, वहां पर 4 सिम और एक मोबाइल रखा। पुलिस ने वो सिम और मोबाइल कब्जे में लिया। पूछा कि घर में कौन कौन मोबाइल यूज करता है। पता लगा जो 13 साल की बच्ची है ये मोबाइल यूज करती है। उसका नंबर लिया, कॉल डिटेल निकाली उसके नंबर की। घर वालों को कहा कोई घर से बाहर कहीं नहीं जाएगा, जो भी कुछ हुआ इस घर के अंदर हुआ। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, इधर ये अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी दे दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि गला घोट के और फिर पीट के उसको मारा गया, और फिर बाद में इसकी उंगलियां काटी गई मारने के बाद। जो 13 साल की बच्ची थी उसका कॉल डिटेल निकाली तो किसी नीरज नाम के लड़के से वो बातें किया करती थी। नीरज को ही पुलिस ने उठाया, इनसे पूछताछ की। पूछताछ में जो एक घिनौना सच सामने आया वो ऐसा सच था जिसने भी सुना, और जब पुलिस ने बताया घर परिवार के लोगों को तो सब हैरत में पड़ गए थे। घर के अंदर ये चल क्या रहा था। उसकी चाची को गिरफ्तार करा पुलिस ने, जो ये लड़की मरी थी इसकी चाची को, और इस 13 साल की बच्ची को। 13 साल की बच्ची ने चाची का नाम लिया, चाची ने नीरज का नाम लिया। नीरज को भी गिरफ्तार, तीनों गिरफ्तार। इनसे जब पूछताछ की इन्होंने क्या बताया, 13 साल की बच्ची को इसके पिताजी ने मोबाइल दिलवा रखा था। एक दिन मार्केट गई थी, वहां नीरज से इसकी मुलाकात हो गई, वहां नंबर आदान प्रदान हुआ, बातें करने लगे, मिलना जुलना भी शुरू हुआ और शारीरिक संबंध बनने इसके शुरू हुए। बच्ची की उम्र 13 साल। माता पिता खेत पे रहते थे तो ये घर में अपना चुपचाप बुला लिया करती थी। एक दिन चाची ने देख लिया इनको। चाची ने जब देखा तो चाची की भी उमंगे उफान मारने लगी। उनका जो पति था वो जरा थोड़ा ज्यादा उम्र का सा हो रहा था। चाची ने नीरज के ऊपर हाथ रखना शुरू किया। नीरज और चाची का भी संबंध बनना शुरू हुआ, कभी भतीजी के साथ 13 साल की बच्ची के साथ, कभी उस चाची के साथ, नीलम कोमल नाम था उसका, कोमल के साथ, कभी उसके दोनों के साथ। इनके दोनों को एक दूसरे का पता था, उस बच्ची को भी और चाची को भी। चाची को तो पता ही था, उसने देख रखा था, एक ही घर में रहते थे। कभी भी ये दोनों बुला लिया करती थी। कभी बच्ची गेट में खड़ी हो जाया करती थी, मेन गेट में, चाची का चल रहा काम। कभी चाची गेट में खड़ी हो जाया करती थी तो बच्ची का चल रहा काम। ये सब कुछ इनका चलता रहता था।
जिस दिन ये माता पिता शादी में गए उस दिन उन्होंने नीरज को फोन किया कि घर पे आज माँ बाप नहीं है तो तुम आ जाओ। जो चाची थी, इनके पति अक्सर खेत पे रहा करते थे कि उस टाइम आना, टाइम बता दिया। बच्ची ये स्कूल गई थी, 13 साल की जो लड़की थी वो स्कूल नहीं गई थी, तो वो घर पे रुक गई। मिलना था प्रेमी से, वो घर पे मिलने आया। अब कभी चाची तो कभी भतीजी। इस वक्त उसमें उसको देर हो गई। दरअसल उसको निकल जाना चाहिए था, अगर चल रहा था सिस्टम ठीक ठाक, निकल जाना चाहिए था। वो बच्ची के स्कूल की छुट्टी हो गई, वो आ गई घर और आई थी बच्चों के साथ खेलती कूदती हो। उसने जो बहन थी इसकी बड़ी, उसके साथ नीरज को देख लिया संबंध बनाते हुए। नीरज अपना कपड़े वपड़े पहन के वो तो निकल गया। अब चाची को भी और इनको भी, दोनों को, ये तो मामला खराब हो जाएगा अगर इसने किसी को बता दिया। दोनों ने, चाची और भतीजी ने, दोनों ने मशवरा किया। नीरज को फोन किया, इसको फिर दोबारा बुलाया घर आए। इस छोटी वाली बच्ची को इन्होंने पकड़ के गला घोट के मारा और मारने के बाद इसकी उंगलियां काट दी। पहले मार के डेड बॉडी को घर में रखा। जब पुलिस घर में आई थी, जिस टाइम इन्होंने कंप्लेन कराई थी, उस वक्त भी डेड बॉडी जो है बच्ची की वो घर के अंदर ही मौजूद थी। बाद में जब पुलिस पूछताछ करके एक बार चली गई थी तो नीरज ने कहा था कि बदबू आने लगी कि इसको ठिकाने लगा दो तुम। तो रात को दोनों उठ के इस बच्ची का शव लेके, ये केले के खेत ज्यादा दूर नहीं था, वो पास में ही था, वहां फेंक के आ गई थी और उंगलियां काट ली थी। कभी फिंगरप्रिंट वगैरह आ जाए, कोई शिनाख्त कर ले, चेहरा वगैरह भी इसका जला दिया था। कैसा जमाना है भाई, है? कैसा जमाना है भाई का कमेंट है। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है जनाब। इस तरह के कमेंट मत किया करो, न जाने मैं नहीं तो किस किस की खूबसूरती बतानी शुरू कर दूंगा। रहने दो। जो ईमानदारी से आप लोगों को कहानियां सुनाता हूँ, सुन लिया करो इनको ईमानदारी से, क्योंकि दोनों धर्म, दोनों मजहब में ये सब काम होते हैं। कोई इस चीज से बचा हुआ नहीं है। किसी का भी धर्म उठा लो, हर जगह रिश्ते शर्मसार हुए हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है, आप कहीं भी ले लो। तो धर्म मजहब को कुल मिला के बीच में मत लाया करो। अपराधी को, ये अपराध को देखो, उसके गुनाह को देखो, ये नहीं कि वो किस जाति किस बिरादरी का है। अगर ये देखोगे कि किस जाति किस बिरादरी का है तो कभी भी आप लोग समझ ही नहीं सकते बात को। जो कहानी बताने का जो मकसद होता है उसको कभी समझ ही नहीं सकते आप। अब मैं कहने लगूं इसी बात को लेकर कि चाची भतीजी दोनों ही एक साथ कर रही, बताओ शर्म नहीं आई उनको? और बच्ची है वो तो 13 साल की, उसको तो अभी अकल भी नहीं इस चीज की। लेकिन जब इन चीजों का चस्का किसी को लग जाता है, कहाँ छूटता है जल्दी से। खैर, ख्याल रखे भाई अपना अपनों का। इस तरह के कमेंट ना करें तो बेहतर है। और वीडियो देख लिया करो यार, वीडियो नहीं चल रही, पता नहीं तुम लोग क्या करते हो भाई। गलत बात है तुम्हारी। खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो, और ख्याल रखो यार, ख्याल रखो। जमाना कुछ ज्यादा ही इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है इस टाइम, आए दिन।
ऐसे ऐसे वीडियो शेयर करने की जरूरत है। इन कमीनियों की, कर्मजलियों की वीडियो जो ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है, कभी पतियों को तो कभी प्रेमियों को मिलकर बुरी तरह से मौत के घाट उतारती हैं। इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन तक पहुंचाएं जो लोग ऐसे ऐसे चंगुलों में फंसे हुए हैं, जो लोग सोचते हैं किसी को नहीं मालूम, लेकिन मालूम इन चीजों का हो जाता है। चाहे जैसे ये ऐसा कांड है, चाहे जितना छुपा लो पता लग जाता है। आप भी जब इस वारदात के बारे में सुनोगे आप भी चौंक जाओगे कि इस औरत ने क्या किया है। तारीख 11 मई 2026। एक शख्स थे इंद्रपाल निषाद, थाने में पहुंचे, कंप्लेन दर्ज कराई। इनका बेटा है विजय निषाद, 20 साल उसकी उम्र। 8 मई से वो लापता है। पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की, उसकी लोकेशन ट्रैक की, जगह जगह उसकी लोकेशन दिखाई दी। विजय निषाद की कॉल डिटेल निकाली। एक नंबर ऐसा जिस पर वो काफी बातें किया करता था पिछले 8 महीने से। जिस नंबर पर वो बात किया करता था ये एक महिला का नंबर था, और ये महिला जो थी किरण नाम था इनका। किरण को पुलिस ने फोन किया। किरण ने हाय हेलो करने के बाद, जैसे आम से करते हैं, हेलो जी कौन बोल रहा है, वो हड़बड़ा गई, उसने फोन कट कर दिया। पुलिस को किरण के ऊपर शक हुआ। पुलिस टीम किरण के घर पहुंची, किरण को गिरफ्तार किया, पूछताछ की। पूछताछ में वो हड़बड़ा गई। इसके पति कामता प्रसाद, उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की। पूछताछ में इन लोगों ने एक भेद खोला, एक राज खोला, बड़ा ही भयानक। हमीरपुर का, ये फतेहपुर में टिकरा गांव का रहने वाला था विजय निषाद। काम के सिलसिले में हमीरपुर आता जाता था। एक मजदूर था, जहां भी मजदूरी मिलती थी वो मजदूरी कर लिया करता था। कामता प्रसाद जो है किरण के पति, ये गुजरात में काम करते थे। किरण अकेली गांव में रहती थी। ये हमीरपुर का ही गांव है जहां पे ये रहती थी। मन की गांव है जहां पे रहती थी, अकेली रहती थी। विजय से इसकी मुलाकातें हो गई, प्यार मोहब्बत, मिलना मिलाना शुरू। जब तक ये कामता प्रसाद पति गुजरात में रहा, ये 8 महीने तक पेल के मिले, खूब मिले। कभी घर बुला लिया करती थी, कभी खुद मिलने। पति घर पे नहीं है, चाहे जहाँ ऐसी तैसी करवाती फिरती, क्या पता पति को क्या पता लग रहा। एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ, कामता प्रसाद की पत्नी का वो फोटो था। उसने उस फोटो को देखा, काम धंधा छोड़ के वो पति गुजरात में काम करता था, घर आ गया वापस। पत्नी से बात की, लड़ाई हुई इस बारे में। लड़ाई झगड़ा जब हुआ, इन दोनों ने प्लान बनाया, पति पत्नी ने, इसको मारने का, विजय को। 8 मई को इसने कहा कि घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूं, आ जाओ। ये बेचारा आ गया, जैसे हर बार आया करता था। कहा था पति कहीं गया हुआ है। अंदर घुसाए, अंदर घुसते के साथ ही लकड़ी की जो चौखट होती है उससे वार किया इसके सर पर। दोनों ने मार मार के इसको मौत के घाट उतार दिया। लाश को वहीं रखा रात तक। गर्मी की वजह से लाश जो है वो अकड़ गई। बोरे में जब भर रहे थे वो भरी नहीं जा रही थी। दोनों पति पत्नी बाजार गए, ग्राइंडर मशीन जो होती है वो लेके आए, हाथ पैर काटे उसके। हाथ पैर काटने के बाद बोरे में भरा, रात को कानपुर के जंगल में लेके गए इसको, पेट्रोल छिड़क के। वहां पे इन्होंने, रेडना थाना क्षेत्र पड़ता है वहां कानपुर में, उसके जंगल में जाके इन्होंने पेट्रोल छिड़क के उसमें आग लगा दी। आग लगा के इसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, नंबर जो भी कुछ इसके पास था वो सब कुछ इधर उधर फेंक के ये लोग घर वापस आ गए खामोशी से। अब जब ये छानबीन हुई सारी चीजों का, इन लोगों ने कबूल भी कर लिया कि हाँ इन्होंने इस तरह से मारा। जो किरण है ना, ये सुनने वाली बात है नौजवान साथियों। किरण ने कहा मुझे परेशान किया करता था, बयान दिया उसने, मुझे परेशान किया करता था, मैं परेशान थी, इससे फोन कर करके परेशान करता था। मतलब 8 महीने तक खूब अय्याशियां की उसके साथ, खूब मजे लिए। जब पति बाहर, खूब मजे लिए। उसके बाद जब पति ने पकड़ लिया, पति को सारी पोल पट्टी का पता चल गया, खुल गई सब कुछ, तो बदल गई फौरन। बदलने के बाद उल्टा उसी को कह दिया कि मुझे ही परेशान करता है और मेरे साथ जबरदस्ती करता है। ऐसे बयान इसने किरण ने दिए। इसी से परेशान होकर पति पत्नी ने प्लान बनाया। प्लानिंग के तहत उसके हाथ पैर काट के इन्होंने जला दिया। पुलिस ने एक चीज जो जांच में सामने आया, इन्होंने चेक किया उस पर इंटरनेट और यूट्यूब पर कि 302 की कितनी सजा, सबूत मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जेल में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, जेल में किस किस होता है, कितने साल की हमें सजा मिलेगी, कितने दिन तक हम अंदर जेल में रहेंगे, क्या हम कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं सजा से, और सजा से बचने के लिए हमें किस किस चीज़ का उपयोग करना पड़ेगा। ये सब कुछ इन्होंने सोशल मीडिया पर, उस पर इंटरनेट पर सर्च किया। इतनी बुरी तरह से उस मजदूर को मारा इसने। अपनी अय्याशियां की, 8 महीने मजे लिए खूब।
जब तक पकड़ी नहीं जाती तब तक तो सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। जब पकड़ी जाती है ना तो मगरमच्छ के आंसू बहा के पतियों के कदमों में गिरती हैं, बोल देती हैं माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। तभी कहेंगी जब पकड़ी जाएंगी। जब तक पकड़ी नहीं जाएंगी उस गलती का एहसास नहीं होगा इनको, कभी भी नहीं हो सकता। गलती का एहसास उस वक्त होगा जब ये पकड़ी जाएंगी। नहीं तो खेल ली खुले में, है ही नहीं कोई कहने सुनने वाला, पति तो वहां मर रहा।
इंडिया की क्राइम की न्यूज सुन सुन के कई लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता जैसा इंडिया में होता है। इंडिया में तो बहुत ही भयानक भयानक वारदातों को अंजाम दिया जाता है। हालांकि पाकिस्तान में वो सब कुछ भी हो चुका जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। कब्रों के अंदर तक न जाने क्या क्या लोगों ने कर दिया, वो पाकिस्तान के ही लोग थे। गधों का गोश्त लोगों को खिला दिया, वो पाकिस्तान के ही लोग थे। और धड़ल्ले से कह रहा है कि चौपाया कुरान में लिखा हुआ है, वो भी पाकिस्तान के ही लोग थे। और न जाने क्या क्या तुम्हें याद दिलाऊं, वो भी पाकिस्तान के ही लोग थे। खैर, इस कहानी पे आते हैं, अपनी कहानी जरा विस्तार से। पाकिस्तान की एक जगह पड़ती है झांग जिला, झांग सिटी, झांग एक जगह है यहाँ पे, पहाड़े वाला। वहां पे एक फैमिली रहा करती थी, 5 भाई थे, 1 बहन। इनमें 4 बच्चे तो एक माँ से थे और 2 बच्चे एक माँ से थे। यानी कि 2 बच्चे जो थे सोतेले थे, या तो 2 को सोतेले या 4 को सोतेले मतलब भाई बहन थे वो। जो इनकी माँ थी दूसरी, वो इनकी खाला हुआ करती थी। कभी अपनी साली से ही उसने शादी की थी। उसकी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपनी साली से शादी की थी। उसके बाद अपना ये ठीक ठाक रहने लगे। 2 जो बड़े बच्चे थे, बेटे थे वो, जब वो बीवी को ले आए, उसके साथ 4 बच्चे भी आए और अपना ये सब कुछ चलता रहा। धीरे धीरे अपनी जिस्म की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, जब तक ये जिस्म की ख्वाहिशात पूरी होती रहती हैं तब तक तो कुछ नहीं होता। बाद में ये झगड़े लड़ाई शुरू होते हैं। 2 जो बड़े वाले बेटे थे उन्होंने हिस्सा मांगना शुरू किया। तो इसी के दौरान इन लोगों की बातें खराब होनी शुरू हुई घर के हिस्से के ऊपर, कि हमारी प्रॉपर्टी में जो भी कुछ हिस्सा है वो हमें दे दो। वो दिया नहीं करते थे। घर में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, हमेशा की लड़ाइयां, हमेशा के झगड़े। एक दिन ऐसा भी आया, उन 2 भाइयों ने क्या किया, अपने माँ बाप को मारा, अपनी बहन को मारा, और जो एक भाई और था उसको भी मारा। माँ बाप को और बहन को मार के तो उन्होंने घर में डाल रखा, माँ बाप को और बहन को मार के। एक भाई को जो मारा, जिसको सोतेले थे सब, जिनको ही मारा था, जिसको दूसरे वाले भाई को मारा, उसको मार के उसके पीस करके ड्रम में रखे इन्होंने, एक डब्बे वगैरह में। खेत में उनको इन लोगों ने दफना दिए और वहां पे पानी वानी दिया करते थे ये। बाद में जब इस चीज की खुलासा हुआ कि 3 मर्डर हो गए घर में, मर्डर तो 4 हुए थे लेकिन 3 माँ बाप और बहन। पुलिस वहां पे आई, छानबीन की। उन लोगों ने, जिन लोगों ने मारा था, जिन भैयाओं ने मारा था, उन्होंने कहा था कि एक भैया इन सबको मार के फरार हो गया। उसको मार के उन्होंने खेत में दबा दिया था, उसके नाम लगा दिया कि वो मार के इनको फरार हो गया। मारने का इरादा उन 2 भाइयों का भी था। जो भाई 2 और बचे थे वो मदरसे में कहीं और पढ़ते हैं, दूसरी जगह पे। वहां पे जो कारी साहब थे उन्होंने आने नहीं दिया था घर पे इनको, नहीं तो उन बच्चों को भी, इन दोनों भैयाओं को भी ये मारते। बस माँ बाप, बहन और उस भाई को इन लोगों ने मार दिया। कई दिन तक ये ऐसा ही लगा कि वो भैया मार के भाग गया। पुलिस भी छानबीन करती रही। वक्त काफी गुजर गया इस चीज में, सबको इसी पे शक कि भैया ही मार के भागा। और भैया को तो उन्होंने काट के पहले ही खेत में दबा रखा। पानी दिया करते थे वहां, किसी को शक हुआ, उसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पे खुदाई करवाई तो पीस वहां पे लड़के के उसके निकले। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी हो जाता है भाई, किसी का क्या भरोसा करे। सोच समझ के लेके आए थे एक बीवी को, एक शख्स मुल्ला जी थे। बीवी निकाह किया एक से, निकाह करने के बाद उसको घर पे लेकर आए। रात को उस ही बीवी ने, नहीं पहली रात को तो ठीक थी वो, दूसरी रात को जो भी कुछ घर के अंदर सामान था, जो भी कुछ था, वो सब कुछ लिया। और वो जो था उसका नसीमुद्दीन उसका नाम था बेचारे का, मुल्ला जी का, नमाजी बंदा था वो। सिल पीसने वाला जो बाट होता है ना एक, वो इस तरह का यूं ऐसे रहता है जैसे पकड़ के सिल पीसते हैं, वो उसके मुंह पे इस जगह मारा था। मतलब ये आंख और ये हिस्सा जो दांत वांत ये सब मार के गई थी वो। क्या कर ले यार, दुनियादारी, पसीने आ रहे यार रोजे से। ठीक है, खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो। और ये जो कहते हो ना कि यहाँ नहीं होते वहां होते हैं, वहां नहीं होते, ये सारी दुनिया में होते हैं। एक से एक भयानक होते हैं, एक से एक भयानक, हर जात धर्म मजहब सब में होते हैं। पसीने आ रहे। क्या कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप, कह देते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं।
दे देते, दोबारा से पैर की हड्डी तोड़ने का क्या मतलब था। इस तरह से बेटी के पैर में पैर मार के लो भगवान का रूप। हाँ, सब नहीं होते। इनसे जालिम मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कोई। इनको ज़रा भी रहम नहीं आता। इनको किसी की गुर्बत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन कैसे पैसे लेके आ रहा है कुछ मालूम नहीं इनको। बेगूसराय के अशफाक और सायरा। अशफाक को जब पता चला कि पत्नी का किसी से अवैध संबंध चल रहा है, अशफाक ने पत्नी से पूछा सायरा से कि क्या मैं तुझे पसंद नहीं हूं। सायरा ने कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। जैसे ही उसने ऐसे कहा, अशफाक को सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, चक्कर खा के जमीन पे गिर गया। कुछ लोग खड़े थे, वो जल्दी जल्दी उसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। वहां इसका उपचार हुआ, होश में आया। होश में आते ही कहने लगा कि मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, उससे मिलवा दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। इधर सायरा अपने प्रेमी कमल के साथ मंदिर में गई और वहां जाके उसने उससे शादी कर ली। 2 महीने पहले ये सायरा और कमल मिले थे। 2 महीने पहले इनकी फोन पे कांटेक्ट हुआ, बाजार में कांटेक्ट हुआ था, बाजार में नंबर का आदान प्रदान हुआ, बातें होने लगी। 2 महीने के अंदर इतनी मोहब्बत हो गई। एक बच्ची की माँ है, बच्ची को भी छोड़ा, पति को भी छोड़ा। पति तड़प रहा है, कह रहा है कि मुझे पत्नी से मिलवा दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। इस 2 महीने के प्यार में उससे शादी कर ली, बच्ची को भी छोड़ दिया, पति को भी। तो बाकी आप समझदार हो, इस तरह की वीडियो में जानबूझ के बनाता हूं ऐसे, आंखें खोलने के लिए। मिलते हैं अगली कुछ इसी तरह की वीडियो में।
लोंडा 25 साल का, मोहतरमा 36 साल की, 2 बच्चों की माँ। मोहब्बत हो गई, ओयो में मिलने लगे। मिलने का सिलसिला ज्यादा बढ़ा। आए दिन जब भी वक्त मिलता था ओयो में मिला करते थे। महिला कभी कभी अपने घर भी बुला लिया करती थी। धीरे धीरे प्यार कुछ ज्यादा परवान चढ़ा। पति को पता लग गया, उसने मोबाइल छीन लिया, कैद कर दिया, पाबंदियां लगा दी, घर से नहीं निकलेगी। लड़का परेशान, प्रेमिका नहीं मिल रही। जैसे तैसे करके एक दिन मोहतरमा को फोन मिल गया। लड़के को फोन किया, पड़ोसन के मोबाइल से फोन किया था लड़के को। फिर वहीं ओयो में बुलाया, मिले। मिलने के बाद संभोग किया, अपनी अपनी जिस्म की आग मिटाई। मिटाने के बाद फिर मोहतरमा ने कहा कि उनको पता लग गया, अब दूरियां बना लो, अब हम मिलेंगे नहीं, दूरियां बना लो, घर में लड़ाइयां हो रही इस चीज को लेके। अब लड़के को गुस्सा आया, ओयो में ही चाकू से घोंप घोंप के उसको मार दिया। मार के लड़का फरार। कॉल डिटेल वगैरह था, सब कुछ पता लगा, लड़के का ही पता लगा। लड़का आया था, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ ओयो में लगे हुए होते हैं। पता लगा ये आया करते थे, खूब मिलते थे, इस तरह से। चलो, अब कहानी में नया मोड़ आता है। इस लड़की की जो ये महिला है मोहतरमा, इनकी लाश 2 दिन में मिली ओयो रूम से। अब पति ने कहा कि मुझे तो यही पता था, मैं तो काम पे हूं, मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रही। मेरे काम पे जाने के बाद बच्चे किसके पास छोड़ के जा रही। बच्चे नहीं साथ लेके जाया करती थी, बच्चे किसी के भी पास छोड़ देती थी, एक सहेली। इस तरह की महिलाएं होती हैं मोहल्ले पड़ोस में हमारे, जो औरतों को बढ़ावा देती हैं बिगड़ने के लिए। बच्चों का ध्यान रखियो, जरा मैं अभी आ रही, घर का ध्यान रखियो, कुंडी लगा दी, बाहर की ताला नहीं लगाया, जरा मैं यहाँ तक जा रही, अभी आ जाऊंगी। बहुत सारे बहाने। तो इस तरह की महिलाओं के पास ही वो बच्चों को छोड़ के चली जाया करती थी, मिलती थी वहां। अब पति 2 बच्चों को लेकर परेशान है, क्या करूं। प्रेमी ने तो उसको निपटा दिया। फोन आ रहा।
किसी इंसान से मिलो, देखने में कैसा लगता है, किसी इंसान से पूछो भाई कैसा है, एकदम बोलता है बस ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बोल देते हैं ऐसे ही। किसी भी अनजान शख्स से पहली बार मिलो, हाथ मिलाओ, दुआ सलाम करो उनसे, नमस्ते वमस्ते, जो भी जिस धर्म जाति का है, पूछो भाई ठीक ठाक, काम धाम, सब बोलते हैं हाँ ठीक, लेकिन बोलते हैं, असलियत क्या है वो वही जान सकते हैं। क्यों कहा मैंने ऐसा? एक शख्स था करण, उससे पूछा गया भाई ठीक है, उसने कहा हाँ सब बढ़िया। देखने से भी लगता था कि खूबसूरत पत्नी है, 6 साल का बेटा है, पत्नी अच्छे खासे घर में रहती है, लग्जरी फ्लैट में रहते हैं, पति की अच्छी खासी नोएडा के अंदर एक निजी कंपनी में नौकरी है, लग्जरी फ्लैट पर एक लोन उठा रखा है, लोन लेके वो फ्लैट लिया था। परिवार से बेहद मोहब्बत करने वाला ये करण परिवार से बहुत प्यार करता था, देखने में लगता था बहुत ही खुशहाल है, इसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन अंदर खाने क्या था, हाँ ये अब जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दिल्ली के उत्तम नगर कॉलोनी में रहा करता था 30 साल का करण देव। इसकी पत्नी थी सुष्मिता, 6 साल का इसका बेटा। लग्जरी फ्लैट में रहा करते थे। बाहर से देखने में लगता था सब कुछ ठीक ठाक है, खुशहाल है। अब सब कुछ ठीक ठाक खुशहाल किस लिए? करण ने सुष्मिता से लव मैरिज किया था। जिस कंपनी में, नोएडा की कंपनी में ये काम किया करता था, इसमें ही सुष्मिता भी काम किया करती थी। यहीं पर इनकी पहली बार मुलाकात हुई का दौर कुछ बढ़ा, दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में बदली और 2015 में इन लोगों ने शादी कर ली। शादी के बाद सुष्मिता से कह दिया भाई तो अब घर पे ही रहे। प्रेग्नेंट हो गई थी, एक बेटा पैदा हुआ, खुशियों में और 4 चांद लग गए। परिवार से मोहब्बत किया करता था। जिस जगह पर इसका मकान था उससे 2 गली छोड़ के ही इसने एक फ्लैट लिया। बड़ा महंगा फ्लैट था वो, जहां पर इसके माँ रहती थी, इसका भैया रहता था, इसकी बहन रहती थी, कि मिलने मिलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, माँ से जब दिल करा जब मिल लिए, सब कुछ ठीक इस घर में। अब एक दिन की बात है, ये अपनी कंपनी से वापस आए करण देव। आने के बाद इससे खाना वाना मांगा, खाना खाया, कुछ देर मोबाइल चलाया। मोबाइल चलाने के बाद अपने कमरे में जाके ये सो गए। इधर सुष्मिता भी अपने बेटे को लेकर एक कमरे में चली गई, वो भी सो गई। सुबह हुई, सुबह के वक्त, तारीख थी 12 जुलाई 2025। सुष्मिता रोजमर्रा के कामों में लग गई। संडे का दिन था, सोचा करण देर तक सोएंगे, छुट्टी है, उनको उठाना मुनासिब नहीं समझा। रोजमर्रा के काम जो भी नाश्ते वास्ते बनाती थी वो सब कुछ बनाया। काफी देर हो गई, सोचा अब तो उठा ही दूं। उठाने के लिए करण के कमरे में गई, जाके देखा करण बेसुध पड़ा हुआ है। करण को आवाज लगाई, वो कुछ नहीं बोला। सोचा गहरी नींद में है, फिर अपने कामों में लग गई, घर के जो भी काम होते हैं। कुछ देर के बाद फिर आई, फिर करण को आवाज लगाई, करण में कोई हलचल नहीं। पास गई, चेक करके देखा करण ठंडा पड़ा है। ये डर गई, जब चेक करके देखी करण में कुछ भी नहीं बचा। अब ये घबराई, अपने बेटे को ली, बेटे को लेकर जल्दी जल्दी ये अपनी इस ससुराल की जो इसकी सास रहती थी, पास में रहती, 2 गली छोड़ के वहां पहुंच गई। जाके धाड़े मार कर रोने लगी कि पता नहीं करण को क्या हो गया। अब करण का एक भाई है, वो भी और ये भी सास, ये लोग यहाँ पे आए। इन्होंने अपने चाचा को फोन कर कि चाचा पता नहीं करण को क्या हो गया। चाचा ने कहा मैं तो बाहर हूँ, वे कहीं बाहर थे। फोन कर दिया कि मैं बाहर हूँ, मैं राहुल को भेज रहा हूँ। चाचा का लड़का है राहुल, वो भी नौजवान लड़का है। उधर राहुल भी पहुंच गया। अब यहाँ आके देखा तो करण तो मर चुका था। दहाड़े मार मार के ये पत्नी, माँ, भैया सब रोने लगे। इनकी एक नैन्सी बहन थी, इनकी नाम था नैन्सी, अमृतसर में उसकी शादी कर रखी थी। बहन को भी फोन कर दिया, घर में ऐसे ऐसे हादसा हो गया। कुछ लोग, परिवार के लोग इकट्ठा हो गए, मोहल्ले के लोग के। करण अच्छा बंदा था, अचानक से क्या हुआ, आनंद फानंद में इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। करण को जाके वहाँ डॉक्टर ने इसका चेकअप वेकअप किया। डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया कि ये तो मर चुका। अब परिवार के लोगों में दहाड़े मारना शुरू किया, एक दूसरे को संभाल रहे, रो रहे। जवान लड़का, अचानक से क्या हुआ, कल तक ठीक था। पत्नी को संभाल ले, माँ को संभाल ले। माँ की बुरी हालत, दीवार से लग के बैठी बेचारी, रोने लगी, सर पकड़ लिया। भैया छोटा है, छोटा भैया भी, कुणाल नाम था इसके छोटे भैया का, वो भी रो रहा है। डॉक्टर ने जब करण की बॉडी को चेक किया
करण के सीने पर 2 जले हुए कैसे निशान थे। देखने से लगा कि करण को करंट लगा है। जिस वक्त करण वहां पे मिला था घर में, सुष्मिता ने कहा था कि ये मोबाइल अपनी चार्जिंग पे लगा रहे थे और शायद इनको करंट लग गया। ये आशंका सुष्मिता ने जताई थी। डॉक्टरों ने बताया कि इसको तो शायद करंट वरंट लगा है, ऐसा कुछ है। इसके हाथों पर भी निशान थे, सीने पर भी निशान थे। डॉक्टरों ने बॉडी देने से मना कर दिया। घर परिवार के लोगों ने भी कहा, सुष्मिता की बातों पर सबने यकीन कर लिया था कि करंट से ही मरा। सबने कहा कि पोस्टमार्टम नहीं कराने के, अंतिम संस्कार कर देंगे। डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, ये तो कुछ और ही मामला है, पुलिस को जरूर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी। परिवार के लोगों ने उनसे काफी बहस की डॉक्टरों से। इधर डॉक्टरों ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस भी आ गई। इन्होंने काफी कहा कि हम नहीं कराना चाहते तो नहीं कराना चाहते, हमारी बॉडी हमें दे दो, हम कर लेंगे जो भी कुछ करना, अंतिम संस्कार और क्या करेंगे। पुलिस ने इन लोगों को समझाया। छोटा भैया जो था ये कुणाल, इसको अलग को ले जाकर समझाया, भाई देखो कभी कुछ और भी मामला हो सकता है, पोस्टमार्टम कराने दो, पता लग जाएगा कि क्या किस वजह से इसकी मौत हुई है। कुणाल ने हाँ कर दी। सबसे पहले कुणाल ने हाथ की हाँ की कि हाँ भैया का मेरे तुम पोस्टमार्टम करवाओ, कोई बात नहीं, अब मर गया तो मर गया, अब देखो तो किस वजह से मरा। इसकी जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पहले इनको बॉडी दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ टाइम लगता है आने में, एकदम नहीं आती। बॉडी दे दी, इन्होंने अंतिम संस्कार की तैयारियां करी, अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार जिस वक्त हो रहा था उस वक्त कुणाल को एक रिश्तेदार ने एक मोबाइल दिया कि ये राहुल का फोन है, तुम राहुल को दे देना। अब ये गमगीन कुणाल खड़ा हुआ था एक तरफ, फोन ले लिया हाथ में। लेने के बाद राहुल दिखेगा कहीं, वो था वो भी वहीं चाचा का लड़का, कि चलो दे देंगे कोई बात नहीं। इधर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। इधर कुणाल के हाथ में राहुल का मोबाइल, मोबाइल पर उसने अपनी जेब में देखा कुणाल ने, उसका भी मोबाइल नहीं है उसकी जेब में। ढूंढने लगा, घर में तलाश किया, इसका मोबाइल नहीं मिला। इसने सोचा कि कुणाल इसके राहुल के मोबाइल से फोन कर लूं उसको। राहुल के मोबाइल की स्क्रीन जो इसने ऑन की, ऊपर ही कुछ मैसेज जैसे दिखाई दे जाते हैं स्क्रीन पर, वो आए हुए थे और उस पर लिखा हुआ था माई वाइफ, माई वाइफ, माई वाइफ। कुणाल राहुल को अच्छी तरह से जानता था कि राहुल का तो अभी शादी वादी भी नहीं हुई, ये माई वाइफ कौन है। जैसे तैसे करके उसने लॉक खोल लिया उसका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि पहले इसको करण को नींद की गोलियां दी गई थी काफी सारी, उसके बाद इसको करंट लगाया गया। चार्जर के करंट से नहीं मरा, इसको कुछ ही और केबल से करंट लगाया गया, तब इसकी मौत हुई। अब कुणाल इधर हैरत में कि इसमें किसका मोबाइल, किसका नंबर। उसने लॉक खोल के चेक किया, इंस्टाग्राम चैट निकाली उसने। इंस्टाग्राम चैट पे जब उसने पढ़ा, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो चाचा का लड़का है राहुल, वो सुष्मिता से बातें करता है और बहुत टाइम से ये लोग बातें करते हैं और ऐसी वैसी भी इनकी बातें हुई हुई हैं। और जिस दिन इसकी मौत हुई करण की, उस दिन भी इसकी काफ़ी लंबी लंबी बातें हुई। उसने कहा मैं आ रहा हूँ, इस तरह की चैट। ये लोग डर गए। कुणाल ने अपने परिजनों से बात की कि मुझे ये राहुल का मोबाइल किसी परिपुरुष ने दिया, इसका नाम नहीं खुला था इसमें। इस गाड़ी में गर्मी हो गई थी, बहुत पसीने आने लगे थे, दम घुटने लगा था, तो मैं निकला वहां से, मैंने कहा कमरे में बना लो। खैर, अब इनको शक हुआ कि ये इससे इतनी चैटिंग वगैरह, परिजनों ने बात की आपस में बैठ के कि सुष्मिता राहुल से बातें करती है इस तरह से। सारी चीजें परिजनों को दिखाई गई। परिजन थाने में पहुंचे, पुलिस को दी गई ये सारी चैट। उन्होंने आशंका जताई कि हमारा जो करण था उसकी हत्या की गई थी। पुलिस वालों ने इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं किया, इग्नोर सा कर दिया। परिवार के लोग खुद ही जिम्मेदारी उठाने पर तैयार हुए। सुष्मिता को सबने एक कमरे में बिठाया। बिठाने के बाद ये आप वीडियो देख सकते हैं, इनसे बातें करनी शुरू की। पूछा कि सच्चाई बता दो, जो भी सच्चाई है। उल्टी सीधी बातें करनी शुरू की, कुछ ऐसी बातें की ताकि वो टूट जाए इन चीज़ों से। अब टूटते टूटते जब इसने देखा कि ये बिल्कुल, परिवार वालों ने देखा कि ये टूटने को तैयार नहीं है, सब सवालों के जवाब कभी कैसे दे रही है, कभी कैसे दे रही है, अचानक से इन्होंने तीखे सवाल किए परिवार वालों ने। ये रोने लगी। रोने के बाद ये खामोश हो गई। काफ़ी पूछा, सच्चाई बता दो। फिर पुलिस को सूचना दी उन्होंने कि हमें अपनी बहू के ऊपर ही शक था, बहू और राहुल ने हमारे बेटे को मारा है, अब तुम खुद पूछ लो इनसे।
इनसे जब पूछताछ की, इन लोगों ने करण को भी गिरफ्तार कर लिया। करण से भी पूछताछ की, पूछताछ में उसने भी कबूल कर लिया। पता लगा इन दोनों ने बड़ी ही साजिश के तहत उसको रास्ते से हटाया। करण अपनी कंपनी में काम किया करता था, लव मैरिज की थी। लव मैरिज के बाद एक महंगा फ्लैट खरीदा और काफ़ी महंगी उसकी किस्तें थी। उस किस्तों में बिजी रहता था, रात को भी काम करता था, दिन में भी काम करता था। कभी नाइट शिफ्ट होती थी, कभी डे शिफ्ट होती थी। 8 दिन की डे, 8 दिन की नाइट, कुछ ओवर टाइम, इसी उलझन में उलझा हुआ था। मतलब एक परिवार को किसी भी तरह से वो पाल रहा था। हमेशा अपनी पत्नी से प्यार किया करता था, हमेशा अपनी पत्नी को मोहब्बत से देखता था, अपनी पत्नी से मोहब्बत से ही पेश आया करता था। इस दौरान इनका जो बेटा है ये दादी के पास सो जाया करता था कभी कभी। करण अपनी कंपनी में काम कर रहा है रात को, बेटा दादी के पास सो गया। सुष्मिता अकेली घर पर। यहाँ जो राहुल है, ये चाचा का लड़का, उससे इंस्टाग्राम पर चैट करनी शुरू की। चैट करते करते सारे हाले दिल, अकेलापन उससे बयान किया करती थी। पति वहां रहता है, मैं अकेली जवान हूँ, 30 साल की थी, जवान हूँ, और वो वहां रहते हैं। बेटा भी वहां चला जाता है, कभी बेटा यहाँ सो जाता है, कभी वो दिन में, कभी रात को। जो हसरतें हैं वो तो मन की मन में दबी रह गई, पूरी नहीं होती। वो कुआरा नौजवान लड़का, महिला की आरजू, महिला की जो ख्वाहिश है वो समझता था सब। उसने मरहम रखना शुरू किया। ऐसी महिलाओं के ऊपर मरहम रखना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। महिलाएं क्योंकि बड़ी वाली होती है ना, जो घुटनों से नीचे बताते हैं, जरा इनसे कोई हमदर्दी की बात करो, ये उस पर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। यही सब कुछ इन लोगों के बीच हुआ। धीरे धीरे इन लोगों की दोस्ती हुई और चैटिंग में लव यू सव यू, नंबर था, फोन पे बात नहीं करते थे, इंस्टाग्राम चैट किया करते थे, इंस्टाग्राम पर कॉलिंग किया करते थे। घर आना जाना शुरू हुआ, शारीरिक संबंध बनने शुरू हुए। जिस वक्त नाइट शिफ्ट हुआ करती थी करण की, ये पूरी रात राहुल सुष्मिता के पास रहा करता था। बेटे को भेज दिया करती थी वहां दादी के पास, और दोनों ये अपनी हसरतें पूरी कर लिया करते थे घर में। 8 दिन ये पूरे हुए। अब डे शिफ्ट थी इसकी। दिन में करण को घर पे ही रहना था, कुछ घंटे सोया, उसके बाद घर पे। इनका मिलने में थोड़ी परेशानी हुई तो इन लोगों ने कुछ और तरकीबें आजमाई। बाहर जाके मिल लिया करती थी कहीं और। सब कुछ चल रहा था लेकिन बड़ी ही गुपचुप तरीके से, ताकि किसी को किसी चीज की भी भनक ना लगे। अब दोनों ने, ऐसी औरत जो होती है, पहले बताऊं, जो ऐसी औरत होती है ना, किसी और को पसंद कर लेती हैं, उनको पति फिर जहर लगने लगता है। उसको वो फूटी आंख निभाते हैं, वो पास ही है तो बासी नहीं खाना खाने की। अब जो ताजा मिला हुआ ना, उसके ऊपर सब कुछ है। पतियों से लड़ाई करेंगी, चिड़चिड़ी हो जाएंगी, बिना बात के झगड़ा करना शुरू करेंगी, बिना बात के। पति भी सोचेगा भाई मैंने किया क्या, वो बैठ के एक तरफ सिर पकड़ा, भाई मैंने कुछ करा भी नहीं, क्या हो गया इसे। अपने आप ही संभाल के बोलेगा, अपने आप ही संभाल के बात करेगा, पता नहीं इसको क्या हो रहा, जिन चढ़ गए, भूत आ गए, बिना बात के चिड़चिड़ी हो रही, बिना बात के चढ़ के आ रही। ऐसे ही इसने करना शुरू किया करण के साथ, बिना बात के झगड़े, बिना बात के लड़ाइयाँ। कभी लड़ाई कुछ ज्यादा बढ़ जाया करती थी। करण अपना छोड़ छाड़ के बाहर चला जाया करता था अपनी माँ के पास। माँ से मोहब्बत करता था, भैया से प्यार करता था, परिवार में बने रहने की काफी कोशिश किया करता था। पास में ही मकान खरीद रखा था, वो फ्लैट। अब इस दौरान एक दिन ऐसी लड़ाई हुई, सुष्मिता के थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ उसको ऐसा लगा, इसने फैसला कर लिया अब इसके साथ नहीं रहना, अब करण के साथ, उसके राहुल के साथ रहना है, जिंदगी उसी के साथ बितानी है। तरकीबबाजी से, करण को नहीं पता कुछ भी इनका अफेयर चल रहा, कुछ भी नहीं पता उसको। राहुल से बात की इसने, राहुल से बात करके बताया कि करण ने काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, वो सब पैसे हमारे, प्रॉपर्टी है, घर फ्लैट बड़े महंगा है, इसको बेच के कहीं दूर जाके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा तेरा मेरा क्या चल रहा। करण ने इसकी बात मान लिया, ठीक है, कैसे करना, प्लानिंग बनी। 15 दिन से प्लानिंग बना रहे थे। प्लानिंग बनी, प्लानिंग के तहत करण ने इसको नींद के 2 पत्ते ला के दिए, जिनमें 12 गोलियां थी। 21 गोली इसने दही में, 11 गोली दही में मिलाई, करण को दी। उसने दही खाने से इनकार कर दिया कि मैं आज दही नहीं खा रहा, इनकार किया। लेकिन औरत अपने जब पूरे वाले रूप में आती है ना, वो किसी भी तरह से कुछ भी कर सकती है। प्यार जताया उसको, बाहों में बाहें, गले में हाथ आए, जी तुम क्यों कर रहे, फलाना ढिमकाना।
उसके खाने में वो गोली डाल दी, नींद की 11 गोली, 11 उसमें 11 उसमें, 2.5 गोली बची, जो बच गई थी वो 2.5 गोली बची थी उसमें पत्ते में उसके। खाने में खिला दी, उसने खा भी ली। खाने के बाद वो बेचारा झूमने लगा, बैठा बैठा अपने कमरे में गया, जाके वो सो गया। अब सोने के बाद असली खेल शुरू होता है। ये भी ड्रामे करके सो गई थी। असली खेल शुरू होता है। ये बार बार आई, कमरे में चेक किया, वो सांस लेता है तो इंसान का पेट थोड़ा बहुत हिलजुल होता रहता है। उसने देखा 2 बज गए इस दौरान, 3 बार आके उसने चेक किया था कि जिंदा है, मर गया। उसे ये पता था इतनी सारी नींद की गोली किसी को खिला दो तो इंसान मर जाता है। वो नहीं मरा। राहुल से चैटिंग चल रही थी। राहुल ने पूछा हाँ क्या हुआ, अब तक तो हो जाना चाहिए काम। उसने कहा तो मरा ही नहीं, जिंदा। पूछने लगी इसका करंट लगा दूं क्या, चैटिंग में है। उसने कहा करंट लगा दे। अब ये घबराई करंट लगाते हुए। राहुल ने कहा मैं आ रहा हूँ। वो पहुंच गया फ्लैट पे, दरवाजे पे खड़ी हुई थी। दरवाजा खुला, अंदर लिया उसको, एक केबल का तार इन्होंने छीला, उसको बोर्ड में लगाया और उस बेचारे को नींद में ही, उसकी आंख भी नहीं खुली, पहले इन्होंने सीने पे उसके करंट लगाया। पहले वो तड़पा होगा, ये भी डर गए होंगे, करंट की चिंगारियां उठती है, ये भी डर गए होंगे, छोड़ दिया होगा उसको बीच में अधूरा ही। वो तड़पता रहा उधर, चीख भी नहीं निकली उसकी। हाथ पे करंट लगाया, उसके हाथ उसके फैल गए थे, मतलब वहाँ करंट लगाया पास में खड़े होकर। और ये जो औरत पास में खड़ी हुई देख रही थी ये सब कुछ, कि कैसे उसके पति का दम निकल रहा है। मारने के बाद ऐसे ही उसको सीधा लिटा के चुपचाप आराम से अपने कमरे में जाके सो गई। सुबह को काम धाम निपटाए, ये सब कुछ ड्रामेबाजी, भाग के सास के यहाँ गई। सास को क्या पता नहीं उन्हें क्या हो गया। वे आए, आने के बाद हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर अगर ना देखें इसके सीना और हाथ तो शायद इस राज को कभी फाश होने में बहुत टाइम लगता। और न जाने कितने ही ऐसे केस होते हैं जिसमें पता भी नहीं चलता किसके साथ क्या हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब कुछ ये उजागर हुआ। झाग वाग उसके मुंह में निकल रहे थे। जब पता लगा कि सुष्मिता ने ये सब कुछ किया, मोहल्ले के जो लोग थे उन्होंने भी कहा यार भला आदमी था बेचारा, और पत्नी से तो बहुत मोहब्बत करता था। वाकई लव मैरिज किया था, महंगा फ्लैट खरीदा, महंगी EMI भर रहा था उसकी, और पत्नी बच्चों के लिए ही जीता था बस। ऐसा शख्स था एक करण। लेकिन भाई जब 30-35 साल की उम्र ऐसी होती है औरत की, कहते हैं दोबारा जवान होती है औरत, और मर्द अपनी उलझनों में उलझा रहता है उस वक्त में। घर परिवार चलाना, बच्चों को देखना, उनकी फीस, पढ़ाई लिखाई, इनमें। लेकिन इनको इससे मतलब नहीं है कि तो कहाँ उलझ रहा होगा, दबाओ। एक वीडियो देखी मैंने, वो शख्स रोता हुआ कह रहा है कि जबान चलाने में और जिंदगी चलाने में, परिवार चलाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जबान तो यूं ही चला देती हो, कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन परिवार चलाने में इंसान का सब कुछ तहस नहस हो जाता है। क्या उसकी उम्र, क्या जवानी, क्या ख्वाहिश, क्या ये चीज जिसके लिए दूसरों से संबंध बनते हैं, सब कुछ तहस नहस। किसी चीज की उसकी इच्छा नहीं रहती। जब वो बीवी बच्चों के बारे में सोचना शुरू करता है वे काम भी जो पत्नी कहा कि वो भी देता है, लेकिन इतना नहीं जितना आजकल हवस फैली हुई है कि रोज बिस्तर में पति चाहिए, रोज बिस्तर में पति चाहिए। नहीं मिलेगा तो दूसरा तैयार खड़ा है, उससे अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे हम। तो होता कौन है? चल रहा है ये आए दिन की घटना। मैं ही आपको सुनाता हूँ आए दिन। मैं बनने की नहीं इतनी सारी वीडियो, इतनी सारी ना बना सकता मैं, सच्ची। कहाँ से बनाऊं, कहाँ से लाऊं इतना वक्त? रोज दिन में न जाने कितनी घटनाएं ऐसी पतियों को छोड़ के दूसरों के साथ लगी पड़ी। उस बेचारे का कतई परवाह नहीं है उसकी। उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगा देंगे, दारू पीता है, मारता है, पीटता है, छेदता है, ये करता है, वो करता है। अब मरता है तेरे लिए, वो सारी दुनिया में कहाँ जलील होता फिर रहा है, तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करता है। घर परिवार कैसे चलेगा? वैसे नहीं चलता। घर में पड़े पड़े जबान चल गई, चल गया घर परिवार। नहीं, कुछ कुर्बानियां तुम्हें भी देनी पड़ेंगी। और जिस कुर्बानी की मैं बात कर रहा हूं, ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। और ये जो कुर्बानी है, इसके लिए तुम एक इज्जतदार पति की आबरू को न जाने कैसे कैसे नीलाम कर देती हो। वक्त है, पति की बन के रहो, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। बाकी आप तो समझदार हो, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो भाई। अपना अपनों का ख्याल रखो।
मिलते हैं अगली कहानी में। वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर कर देना भाई। मैंने साउथ
तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो लोग मुझे अपनी स्टोरियां देते हैं, अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताते हैं, किस तरह से वो पीड़ित हुए, कुछ अपने आसपास घटी हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। उन लोगों से एक गुजारिश, मैंने आपसे मैसेज में भी कहा, जब तक आप मुझे पुख्ता तथ्य नहीं दोगे, सबूत नहीं दोगे, मैं आपकी वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप इस बात का बुरा मत मानना, जब तक सबूत नहीं मिलेगा मैं ही कैसे यकीन कर लूं या दूसरा ही शख्स कैसे यकीन कर लेगा कि ये जो वारदात है ये सत्य है। बुरा मत मानना, कल मेरे भी ऊपर उंगली उठ सकती है, मुझसे भी पूछ हो सकती है कि तूने ये वीडियो बनाई किस आधार पे बनाई। इसलिए मैं अपने सारे आधार, सारे पुख्ता सबूत अपने पास मौजूद रखता हूँ कल को जवाब देने के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश, अगर आपको वीडियो बनवानी ही है तो पूरे सबूत के साथ बात कीजिए, मुझे दीजिए, तभी आपकी वीडियो बनेगी। आप लोग बोलते हो नाम शेयर मत करना, नाम गुप्त रखना। चलो नाम तक तो ठीक है, नाम दूसरा बदल के भी ले सकते हैं, वहां तक तो ठीक है। कुछ ऐसा कि मैं भी यकीन करूं और लोग जो मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, वो भी यकीन करें कि हाँ इस बात में इतनी सच्चाई है। अब कहानी पे आते हैं विस्तार से। तारीख थी 28 मार्च 2021। होली के त्योहार की तैयारियां चल रही थी, जगह जगह होली का दहन की तैयारी। ये टीआई है शिवराज सिंह, जबलपुर जिले का बरगी थाना है, वहां के टीआई। ये मुस्तैदी से होली का दहन की जो तैयारियां उसके इंतजाम में लगे हुए थे। इनके पास एक फोन आया। फोन करने वाला एक वन विभाग का गार्ड था। उसने बताया मेरा नाम है अमित त्रिपाठी। जंगल में उसने एक लाश पड़ी होने की सूचना दी। उसने बताया बरगी और धनसोर रोड के किनारे एक अधजला शव पड़ा है। टीआई साहब ने कहा कि तुम वहीं पे रुको, हम लोग आ रहे हैं। 30 किलोमीटर की दूरी थी, आधा पौन घंटा तो कम से कम लगता ही है अगर स्पीड से भी जाते हैं। 30 किलोमीटर 1 घंटा मान लो। टीम लेके वहां पे पहुंचे। यहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा वाकई अधजला शव जलने के बाद काला पड़ चुका था। इन्होंने आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। टीआई ने एसपी, एएसपी सबको इन्होंने बताया कि इस तरह से एक अधजला शव मिला है। पेट की अतड़ियां उसकी बाहर आई पड़ी थी। नीले रंग का वो अंडरवियर पहन रहा था। अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति जिसको वहां पे मार के जलाया गया था। जहां से वो नीचे आ रहा था अंडरवियर, वहां से वो जला नहीं था, वहीं से उसके कलर का पता लगा। जो ऊपर जहां तक भी उसने आग पकड़ी वहां से वो जल चुका था। पैरों में जो तांबे के कड़े होते हैं वो पहने हुआ था एक पैर में, हाथों में भी तांबे के छल्ले वगैरह पहने हुआ था। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। एएसपी थे ये शिवेश सिंह बघेल। एसपी साहब हैं सिद्धार्थ बहुगुणा, ये भी वहां पे पहुंच गए। एफएसएल की टीम भी वहां पे बुला ली। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। इन लोगों से भी पूछा कि किसी को जानकारी हो, कोई व्यक्ति आसपास का कहीं लापता हो, इस गांव का लापता हो। किसी ने इसकी शिनाख्त नहीं की। पोस्टमार्टम करा के कब्र खोद के इसको दफना दिया गया। आसपास के थानों में इसकी सूचना दे दी। 10,000